हर आदमी परेशान है कि कल क्या होगा। बीएसएनएल है और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सरकार चलाती है, उसमें असामियां खाली पड़ी हुई है कि आपने 2 करोड़ जॉब की बात की, आप उस पर पूछें लोग उनसे। आपने 15 लाख रुपए लाने की बात की थी, लोग उससे पूछते हैं उनके ऊपर में। आपने अच्छे दिन आने की बात कही थी, लोग पूछते हैं उसके ऊपर में। आप ईडी को भेज दीजिए, आप सीबीआई को भेज दीजिए, घर खुला हुआ है, जाकर देख ले सब चीज़ें। सिर्फ जेल में जाने के डर से घर में बैठने वाले लोग नहीं है। बेटा गया 2 साल से, अगर हम भी सच बात कहते हुए जेल चले जाएंगे तो हमें उसकी परवाह नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम है धारण। आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ और मैं इस वक्त दिल्ली के प्रेस क्लब में हूँ। सैयद कासिम साहब मेरे साथ हैं। आज एक बड़ी मीटिंग हुई है, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा। एक देशव्यापी आंदोलन चलाने की बात की जा रही है और उसका जो बड़े मुद्दे रहेंगे वो बेरोज़गारी, महंगाई और तमाम वो मुद्दे जो आम जनता के हक के हैं और आम जनता जिससे सीधे तौर पर आहत होती है, जो क्योंकि सरकार इन सब पर बात नहीं कर रही है। इसीलिए देश के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी सजग लोग हैं, वो उसके बारे में पूरी ज़ोर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो सवाल ये होगा कि जो आप मुद्दों की जिनकी बात कर रहे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई, लेकिन उनसे आपकी कम्युनिटी को बहुत जल्दी लिंक कर दिया जाएगा कि ये सिर्फ मुस्लिम समाज ये बात उठा रहा है और किसी और को फ़र्क नहीं पड़ता इन सब से। तो उस सब से कैसे टैकल करेंगे आप? पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया मुस्लिम पार्टी नहीं है, एक जनरल पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं, हर समाज के लोग उससे जुड़े हुए हैं। हम जब इशू उठाते हैं तो हम ये कह के नहीं उठाते कि ये मुसलमान का इशू है, ये फलां का इशू है। पब्लिक को जो चीज़ प्रभावित कर रही है, पब्लिक को जो चीज़ आहत कर रही है, वही चीज़ों को हम उठाते हैं। इस वक्त हमारा मानना ये है कि सब पूरी जनता, देश की हर आदमी, हर नागरिक इन 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा आहत है। बढ़ती हुई महंगाई, उसने लोगों का बजट बुरी तरह मुतासर कर दिया है। हर आदमी परेशान है कि कल क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि वो चीज़ें, लग्जूरियस आइटम नहीं खरीद रहा है, वो अपनी सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज के लिए पैसा उठा कर रखता है। तो एक तो इसी वजह से क्या है, बिजनेस कम्युनिटी परेशान है, खरीदने वाले नहीं है। दूसरा बड़ी समस्या जो है वो हमारे देश में वो बेरोज़गारी की है। बेरोज़गारी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, और ये अब तक जितने आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 2024 तक जब हम आम इलेक्शन में जाएंगे उस वक्त तक बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो सरकार ये कहकर आई थी सत्ता में 2014 में कि हम 2 करोड़ जॉब देंगे हर साल, निकालेंगे, वो कहाँ गए? वो कहाँ गए? बल्कि जो जॉब जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, इंडियन रेलवे है, बीएसएनएल है और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सरकार चलाती है, उसमें असामियां खाली पड़ी हुई है, उसमें भी नौकरी नहीं मिल रही लोगों को। और जो यानी कोविड की वजह से जो एमएसएमई भी के जो तहत जो चलते थे छोटे छोटे कारोबार, वो सब बैठ गए, बंद हो गए। लेकिन सर, जो आप सवाल उठा रहे हैं और जो जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, क्या जनता उसके बारे में उतनी ज़्यादा सीरियस है, या जनता उन मुद्दों पर वोट देने जाती है? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, जनता को ये सरकार बहकाने की, गुमराह करने की कोशिशें करती है। हर वक्त कोई ना कोई ऐसा इशू खड़ा कर दिया जाता है जो इशू जनता की तवज्जो उससे हटा देता है। मिसाल के तौर पे 2019 का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त सवाल क्या थे? उस वक्त सवाल ये थे कि आपने 2 करोड़ जॉब की बात की, आप उस पर पूछें लोग उनसे। आपने 15 लाख रुपए लाने की बात की थी, लोग उससे पूछते हैं उनके ऊपर में। आपने अच्छे दिन आने की बात की थी, लोग पूछते हैं उसके ऊपर में। आपने किसानों की आमदनी को दोगुनी करने की बात की थी, लोग पूछते हैं उसके ऊपर में। आपने ये कहा था कि महिलाओं को हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, लोग उस पर पूछते। लेकिन उस वक्त खड़ा हो गया पुलवामा का मुद्दा, उस वक्त खड़ा हो गया पाकिस्तान का मुद्दा। तो अब पूरी जनता की तवज्जो सरकार तक, यानी सरकार ने कहा कि हम ही इनसे टैकल कर सकते हैं। और हमें अफसोस ये है कि जो उस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़, उन्होंने ये सवाल करना चाहिए था कि पुलवामा में हमारे 42 जो हमारे जवान शहीद हुए, मारे गए, ये सिक्योरिटी लैप्स किसका है? आप मुझे बताइए, जो कन्वाय श्रीनगर से जम्मू के रास्ते पे चलता है, हर 10 मीटर के फासले पर एक फौजी खड़ा होता है। कोई सिविलियन गाड़ी को जाने की इजाज़त नहीं होती है, पूरी टाइट सिक्योरिटी होती है। उस सिक्योरिटी के अंदर तोड़कर एक गाड़ी जिसमें 300 किलोग्राम आरडीएक्स है, वो हिट करती है जाके एक गाड़ी को, और 42 लोग मर जाते हैं। तो सरकार से ये पूछना चाहिए था कि जो सरकार हमारे नौजवानों को बचा नहीं सकती,
उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है सत्ता के अंदर में। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी उस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गई कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू हम नहीं पूछ सकते। ये तो आप पूछ ही सकते थे, लेकिन नहीं पूछा लोगों ने। लेकिन सर इतनी डीप में जाके सोचना और एनालिसिस करना सिचुएशन का, ये मैसेज आप जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि जितनी भी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं जो विपक्ष में हैं, उनके पास संसाधन भी हैं, उनके पास पैसा भी है, लेकिन अगर वो नहीं पहुंचा पाए तो उनके मुकाबले आपकी एक छोटी पार्टी है और जो जिनके पास संसाधन भी कम है, तो आप कैसे पहुंचा पाएंगे? देखिए, संसाधन आज के तारीख में सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। जी। संसाधन आज के तारीख में सिर्फ टीवी चैनल्स नहीं है। हाँ। ऑल्टरनेटिव मीडिया है, जी। आपका मीडिया है जिससे हम आज बात कर रहे हैं, हमारा मीडिया है, फेसबुक लाइव है, व्हाट्सएप चैनल है, इंस्टाग्राम है, हाँ। और भी कई रास्ते हैं जिससे एक ऑल्टरनेटिव, ये आज के दौर की उपलब्धि है कि ये सब चीज़ें हमको ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी बात नहीं सुनता है, नहीं पहुंचाता है, तो आपका मीडिया मौजूद है, यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं, उनके जरिए हम बात करेंगे। हमारे पास दूसरा रास्ता ये है कि हम पब्लिक तक जा रहे हैं, हम पब्लिक एक एक घर जाने की कोशिश करेंगे, जितनी हमारी ताकत है उस पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बात ये है कि हम सिर्फ खुद नहीं उठा रहे हैं, हम जो दूसरी सेकुलर पार्टीज हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। हम इस कैंपेन के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का जब इशू लेंगे तो जितनी स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको सबको साथ लेंगे, चाहे NSUI हो, SFI हो, आइसा हो, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी, जितनी स्टूडेंट पार्टीज़ हैं उन सबको साथ लेने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सिविल सोसाइटी को से हम अप्रोच कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये कि हम सिर्फ अपने साधन पर फिर निर्भर नहीं कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जितने अवेलेबल साधन हैं उन सब का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जिस तरीके के सवाल आप उठा रहे हैं उन पे जो भी लोग इस तरीके के सवाल उठाते हैं उन पर बहुत जल्दी केस थोप दिया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उमर भाई के बारे में हम सभी जानते हैं, शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा इस देश में। तो फिर आप उस चीज़ से कैसे टैकल करने वाले हैं कि आप रेडी हैं जेल जाने के लिए, या फिर पहले उमर भाई ही जेल में हैं अभी तक? देखिए, असल में पहली बात तो ये समझनी चाहिए, हम कोई धार्मिक मुद्दा नहीं उठा रहे हैं जी। हम कोई कम्युनल मुद्दा नहीं उठा रहे हैं जी। हम कॉन्स्टिट्यूशन की ज़बान में बात कर रहे हैं। हम लोगों के बुनियादी सवालात को उठा रहे हैं। ये कहाँ से वायलेशन है किसी कानून का, बताइए। एक बात। दूसरी बात ये है लेकिन कि उन सब पे तो ईडी सीबीआई वो सब थोप दिया जाता है ना, ED जो भी देखिए, सवाल करता जिसके पास पैसा होगा उसको डर लगेगा ईडी से। हाँ। जिसके पास ठीक वसाइल बात होंगे है, उसको ये लगेगा, ठीक डर बात है, लगेगा। हाँ। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं। आप ईडी को भेज दीजिए, आप सीबीआई को भेज दीजिए, घर खुला हुआ है, जाकर देख ले सब चीज़ें। तो ईडी और सीबीआई से डरेगा वो जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, जिसके पास दौलत है। तो ईडी और सीबीआई से हमें ना डर लगता है, ना हमें उसका खौफ आता है। दूसरी बात ये कि हम सिर्फ जेल में जाने के डर से घर पे बैठने वाले लोग नहीं हैं। हाँ। बेटा गया 2 साल से, अगर हम भी सच बात करते हुए जेल चले जाएंगे तो हमें उसकी परवाह नहीं होगी। मसला सिर्फ ये बात है कि जब तक कि आप जनता को या जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको जेल का हवाला दे के डराते रहेंगे, उस वक्त तक के लोग। लेकिन सर ये रियलिटी तो है ना, एकदम कर्व डाउन करना किसी भी एक व्यक्ति पर जो भी सवाल उठाता है, तमाम पत्रकार, नहीं, कब तमाम तक चलेगा एक्टिविस्ट। ये ठीक है, ये आपकी बात सही है कि आज जो भी आदमी सवाल लेके खड़ा होता है, इवन हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनके साथ भी हो रहा है। सिद्दीक कप्पन अंदर में है, राना अय्यूब के ऊपर में हुआ है, और जुबैर पे हुआ है, और भी कई लोगों पे हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि ये इसके बावजूद भी लोग बोल रहे हैं ना, बैठे तो नहीं है घर में। रविश कुमार बोलते हैं मसलसल बराबर। तो हमारा कहना ये कि हम भी अपना जो भी ताकत है, जो भी हमारी सलाहियत है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम पब्लिक तक जाएंगे। हमें इसकी परवाह नहीं है कि सरकार हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करे या ना करे। हमने कोई काम ऐसा नहीं किया, ना कोई काम ऐसा करेंगे जो असंवैधानिक हो, गैर कानूनी हो। हम कानून की ज़बान में बात करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में बात करेंगे, और उसके बाद हमें परवाह नहीं है सरकार क्या करती है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये होगा, जिस आंदोलन की, जिस कैंपेन की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा? कि क्या हम नॉर्मल जिस तरीके से हम आंदोलन देखते हैं, बड़ी रैलियां निकाली जाती हैं, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई लंबा दौर चलेगा? किस तरीके का फ्रेमवर्क आप देखिए, हमारी इस कॉन्फ्रेंस में हमने ये कोशिश की है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, हम उन तक पहुंच रहे हैं। देखिए, सरकार की एक प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। वो उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ये दावा कर रही है कि हमने 8 करोड़ लोगों तक
पहुंचा दिया सिलेंडर। हम ये इसमें वो जो लोग बीपीएल के नीचे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और जगह रहते हैं, हम उन तक पहुंच रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। हाँ, अगर उनको मिल गया है तो हम पोस्ट कार्ड पे लिखते हैं हाँ हमको मिल गया। तो फिर उनसे ये सवाल करते हैं कि क्या आप रिफ़िल करने की पोजीशन में हैं? तो वो कहते हैं नहीं है। तो फिर उनके तरफ से हम ये सर लिख रहे हैं, पोस्ट कार्ड बना रहे हैं। डेटा कलेक्ट किया जाएगा बड़े स्तर पर। डेटा कलेक्ट किया जाएगा, सिग्नेचर ली जाएगी और कंसर्न मिनिस्ट्री तक पहुंचा जाएगा। इसके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। हमारे इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ये कि जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको खड़ा करना जी। और उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। एक फॉर्मेट ये है। ये अन्ना योजना में भी होगा, ये इसमें भी होगा। उसके बाद हम लेबर के जो प्रॉब्लम खड़े हुए हैं उनके साथ भी यही कर रहे हैं, हम तक पहुंच रहे हैं। जो लोग कोविड में बेरोजगार हो गए, जो लोग एमएसएमई के बनने से बेरोजगार हो गए, उन सब तक पहुंच के उनका डाटा जमा करें, फिर जमा करेंगे। ये डाटा जमा करके आप ये कहेंगे कोई एकेडमिक काम नहीं है, ये तो उनको खड़ा करने की कोशिश है। तीसरी बात ये कि हम जो नई नस्ल के लोग जो बेरोजगार हैं बड़े पैमाने पर, हम उनके आंकड़े जमा कर रहे हैं और जितनी स्टूडेंट संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन है उनको साथ लेकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये हम कोई रैली नहीं कहते कि जितने ट्रेडिशनल रास्ते हैं वो तो सब इस्तेमाल करेंगे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे लॉन्चिंग प्रोग्राम्स हो, चाहे रैलीज़ हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, ये सब करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी करेंगे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तक हम पहुंचेंगे और उन सब लोगों को जमा करके आखिर में हम यहाँ विंटर सेशन के मौके पर एक बड़ा रैली निकालेंगे। किस तरीके का जन समर्थन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके का मोबिलाइजेशन कर पाएंगे, या फिर जनता उस तरीके की आ भी पाएगी कि नहीं? ये एक सवाल तो होगा मन में। देखिए, जो लोग प्रभावित हैं अगर वो अपने इशू पे खड़े नहीं होंगे फिर कब खड़े होंगे? क्योंकि सर जनता हो नहीं रही है खड़ी, क्योंकि जनता तक पहुंचने की कोशिश नहीं हो रही। देखिए आज मंदिर मस्जिद में खुश है, मेरे हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह से ये है, मेरा ख्याल ये कि हमने जनता तक उसके इश्यूज को पहुंचाया नहीं। पहली बार आप देख रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है इन्होंने। समर्थन करते हैं आप? हाँ, समर्थन करते हैं, बिल्कुल सही इश्यूज उठा रहे हैं। और आप देखिए कि केरला में जो रिस्पांस मिला, कर्नाटक में जो रिस्पांस मिला, उससे तो अंदाजा हो रहा है ना आपको, पब्लिक जोड़ रही है। तो पब्लिक को जोड़ने की कोशिश नहीं की गई अब तक के। आप जो है उन्हीं चक्करों में पड़े, एफर्ट नहीं किए गए। हाँ, एफर्ट्स नहीं लिए गए। जहाँ एफर्ट्स लिए जा रहे हैं वहाँ पब्लिक जोड़ रही है। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सारी बातें जो हैं वो असल में आपके ज़रूरी मुद्दे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई और वो सभी मुद्दे जिनसे आपकी ज़िंदगी प्रभावित होती है। और पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।